नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक धन्यवाद कि आपने मुझे फिर से ये मौका दिया कि आपके समक्ष आके मैं हृदय से संबंधित रोगों के बारे में विस्तार से चर्चा कर सके। जैसा कि आपने बताया कि पिछले सेगमेंट में हमने डिटेल में बात की थी ब्लड प्रेशर और डिसलिपिडेमिया, मतलब कोलेस्ट्रॉल और ब्लड बीपी से संबंधित विषयों में, और किस प्रकार से उसको आप क्लिनिकल मतलब रियल वर्ल्ड में आप किस प्रकार से उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर में अगर मैं एक संक्षिप्त रूप में बताऊं तो ब्लड प्रेशर में जो हमारे मुख्य पार्ट थे, क्योंकि आज का टॉपिक है प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी। सो प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ व्हाट, प्रिवेंशन ऑफ मेजर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। सो जो मेजर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस है, जो आमतौर पे है सबसे ज्यादा, जो आज के समय में जो सबसे ज्यादा परेशानी का सबब बनी हुई है, वो है कॉरोनरी आर्टरी डिजीज। सो उसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं हमें उसको प्रिवेंट करना है, दैट इज व्हाट इज प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी। सो एक ब्लड प्रेशर और एक डिसलिपिडेमिया, दो चीजों पे हम लोग ने पिछली बार काफी डिटेल में बात की थी कि कैसे ब्लड प्रेशर को होम पे, क्लिनिक पे जाके कैसे आप डायग्नोस कर सकते हैं, क्या उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है, किस प्रकार से आप डाइट के थ्रू या फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू, अपार्ट फ्रॉम इट फार्मेकोलॉजिकल थेरेपी जो दवाइयों का उसमें रोल है, वो किस प्रकार से वो रोल अदा करती हैं। उसी प्रकार हमने डिसलिपिडेमिया मतलब ब्लड कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड ये भी हमने, क्या जरूरी आंकड़े हैं, कैसा एलडीएल होना चाहिए, क्या ट्राइग्लिसराइड होना चाहिए, और कैसे वो आपके शरीर में अलग अलग तरीके से परेशानी करता है, कैसे वो अलग अलग वैस्कुलर बेड्स, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो आपकी पेरिफेरल आर्टरीज हो, कैसे उनपे कचरा जमा के परेशानी क्रिएट करता है। तो उस पे हमने पिछली बार डिटेल में बात की थी। जो पार्ट मैं इस बार एक्चुअली कवर करना चाह रहा था, क्योंकि इसके अलावा जो प्रिवेंशन में आता है वो है डायबिटीज का कंट्रोल और टोबैको स्मोकिंग और ये सब। तो बेसिकली जो मेरा आज का फोकस है, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कैसे कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, जो एक्चुअली हमारा एक सब टॉपिक था पिछली बार का, बट दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रिवेंट राइट नाउ, कि कॉरोनरी आर्टरी डिजीज। क्योंकि अगर आप सब गौर करेंगे तो आप सभी के रिश्तेदारों में या दोस्तों में या आपके खुद के घर में आज कोई ना कोई आप एक ऐसा मरीज पाएंगे या कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति पाएंगे जो किसी न किसी हृदय से संबंधित बीमारी से ग्रसित है। और अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई लॉन्ग टर्म कोई कार्डियक मेडिकेशन पे है, या किसी की एंजियोप्लास्टी हो रखी है, या किसी का बाईपास हो रखा है। और अगर इतना नहीं तो एटलीस्ट एक हर परिवार में मुझे आज लगता है ऐसा एक ना एक व्यक्ति तो होगा ही जिसकी एटलीस्ट कॉरोनरी एंजियोग्राफी हो चुकी होगी। क्यों क्यों ये है जरूरी जानना? क्योंकि जैसा कि हमने पिछली बार विस्तार में चर्चा की थी कि शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल हमारे समाज में एक बहुत ही बड़ी महामारी की तरह फैला हुआ है। क्यों फैला हुआ है? ड्यू टू अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन। हम लोग सेडेंट्री हो चुके हैं, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। वैसे भी अभी इस ओलंपिक्स के बाद थोड़ा स्पोर्ट्स को लेके जागरूकता जाग रही है, लेकिन उसके अलावा ज्यादा स्पोर्ट्स को लेके हमारे समाज में इतनी जागरूकता है नहीं। उसके अलावा हमारा डाइट, अब कैसे हम वेस्टर्न कल्चर को, एटलीस्ट हमारे जो समाज के जो अभी नौजवान है, वो कैसे वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न डाइट को फॉलो करते हैं। फास्ट फूड का जमाना है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का। तो कैसे जो पौष्टिक आहार है वो हमारे डाइट में विलुप्त होता जा रहा है, और किस प्रकार हम मतलब ग्रीजी फूड जो फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, फुल ऑफ लिपिड्स है, हम कैसे उसका सेवन करने लग रहे हैं, जिसकी वजह से उसके अलावा शुगर और ब्लड प्रेशर तो अब शायद हम विश्व के कैपिटल बन चुके हैं कि इतना है हमारे, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन भी उतनी है, 1.5 अरब की जनसंख्या। उसमें अगर आप एक नॉर्मल परसेंटेज भी देखेंगे तो इतने सारे लोगों को शुगर, ब्लड प्रेशर निकल आती है। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि इस वजह से कॉरोनरी आर्टरी डिजीज तो होना तय है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले हम ये जानने के हृदय का कार्य क्या है, कि हृदय करता क्या है हमारे शरीर में। सो हृदय एक मांसपेशी है, एक मसल है। हार्ट इज अ मसल जो आपके पूरे शरीर में रक्त को पंप करता है। तो रक्त क्या है? रक्त, ब्लड, ब्लड क्यों जरूरी है? तो ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन और पोषक तत्व होते हैं जो आपके जिनकी आवश्यकता आपके शरीर को सही कार्य करने के लिए होती है। हृदय और शरीर को उचित कार्य करने में सक्षम होने के लिए ऑक्सीजन युक्त ब्लड की निरंतर सप्लाई की आवश्यकता होती है। और हृदय को इस रक्त की सप्लाई करने वाली रक्त वाहिकाओं को हम कॉरोनरी धमनियां कहते हैं, मतलब कॉरोनरी आर्टरीज कहते हैं। यदि ये धमनियां सक्रिय हो जाती हैं या इसमें अगर ब्लॉकेज हो जाता है तो परिणाम स्वरूप हृदय में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है और इसके लिए उपचार की आवश्यकता होती है। तो कॉरोनरी धमनी की बीमारी के क्या कारण होते हैं? तो प्लाक,
प्लाक बेसिकली एक प्रकार का मवाद है या मोम जैसा एक जमा पदार्थ है, जो मेडिकल टर्म में हम जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। इसमें वसा, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और अन्य पदार्थ धीरे धीरे करके समय के साथ शरीर में जमा हो जाते हैं, और यह जमा हुआ पदार्थ आपकी धमनियों को सकरा करता है या आपकी धमनियों में जम जाता है, जिससे हृदय में ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। सोच के देखिए कि अगर आपका जो किचन में जो लगा हुआ एक पानी का पाइप है, नल है, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि उसमें कचरा ज्यादा जम जाता है, जिसकी वजह से उसकी धार कम हो जाती है। तो हम प्लम्बर को बुलाते हैं, हम उसको बोलते हैं कि आप कचरे को साफ कर दीजिए। जैसे ही आप कचरा साफ करते हैं तो पानी की धार फिर से नॉर्मल हो जाती है। कुछ उसी प्रकार का कंसेप्ट हार्ट के साथ भी है कि जो हार्ट को जो नॉर्मल फंक्शनिंग करने में जो ब्लड वेसल, जो धमनियों की आवश्यकता है, उसमें अगर इस प्रकार का मवाद जम जाए तो उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, जिसके कारण हृदय को अच्छे रूप से, सुचारू रूप से ऑक्सीजन की सप्लाई और पोषक तत्वों की सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसके कारण से जो डिजीज होती है उसको हम कहते हैं कोरोनरी धमनी की बीमारी, मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो उसके बाद हमें ये जानना जरूरी है कि सीएडी के संकेत, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, उसके संकेत और उसके लक्षण क्या है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि ये कई सालों में होती है, मतलब कभी कभी तो आज के दौर में तो अगर आप देखेंगे, क्योंकि स्मोकिंग और ये सब इतना ज्यादा बढ़ चुका है, और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी लाइफस्टाइल इतनी बदल चुकी है, तो काफी यंग एज में, मतलब 20-30 की एज में भी हम लोग देखते हैं कि लोगों को हार्ट अटैक होता है। जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज का जो मेन डिजीज है, हार्ट अटैक होना, तो अगर आप देखोगे तो आजकल कई नौजवानों को भी ये परेशानियां होती हैं। बट मतलब अगर मैं बहुत ही जनरलाइज्ड वे में बोलूं तो ये बीमारी नॉर्मली मेल्स में आफ्टर 50 इयर्स ऑफ एज और फीमेल्स में आफ्टर 60 इयर्स ऑफ एज, 50 और 60 साल के बाद ये आमतौर पे पाई जाती है, क्योंकि ये एथेरोस्क्लेरोसिस का जो प्रोसेस है, ये जो मवाद जमने का प्रोसेस है आपकी रक्त की धमनियों में, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। मतलब अगर ये काफी समय में प्रोग्रेस होता है, और अगर ये बहुत जल्दी प्रोग्रेस हो जाएगा तो कम एज में भी आपको सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। बट इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये काफी समय में दिखाई देता है, इसलिए प्राय लक्षण गंभीर रुकावट होने और जीवन को खतरा होने तक दिखाई नहीं देते। जब आपका हृदय सामान्य की अपेक्षा अधिक कठिनाई से काम कर रहा होता है तो लक्षण पहले भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज के दौरान, कसरत के दौरान, या कोई भी अगर आप आपके नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटीज से बढ़ के एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे आप एकदम से, कभी आपने देखा होगा कई लोग पहाड़ों की तरफ जाते हैं, और अगर या फिर काफी ज्यादा सीढ़ियां चढ़ ली, या फिर काफी वजनी सामान उठा लिया, तो नॉर्मली ये किसी फिजिकल एक्सर्जन के बाद दिखाई देते हैं। लेकिन ये लक्षण उस समय भी हो सकते हैं जब आप आराम कर रहे होते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि ब्लॉकेज कितना टाइट है। अगर ब्लॉकेज एकदम क्रिटिकल नहीं है, एकदम एकदम टाइट नहीं है आपके वेसल में, तो आप थोड़ा बहुत काम कर लेंगे। लेकिन जब आपकी हार्ट की मतलब जितनी उसकी क्षमता है, अगर उससे बढ़कर अगर आप कुछ काम करेंगे तो आपको इसके लक्षण आएंगे। तो सबसे जरूरी बात है ये जानना कि ये जो कम रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन की कमी के जो सामान्य संकेत है, उनमें क्या क्या संकेत शामिल है, मतलब सिम्टम्स क्या होते हैं। तो एक वर्ड आपने कई बार सुना होगा, अंजाइना। अंजाइना क्या होता है? छाती में दर्द होता है। तो अंजाइना बेसिकली, अगर टिपिकली अगर मैं आपको बोलूं कि ये आपको जानना क्यों जरूरी है कि अंजाइना क्या होता है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अंजाइना को कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं या सेल्फ डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं, ये सोच के कि शायद एसिडिटी हो रही है, शायद गैस्ट्रिक रिफ्लक्स हो रहा है, जिसकी वजह से उनको जलन हो रही है सीने में। तो वो खुद डॉक्टर बन जाते हैं और सेल्फ मेडिकेट करते हैं, जो अल्टीमेटली उनकी प्रॉब्लम बन जाता है। क्योंकि ये एक इतनी बेहद भयंकर कंडीशन है जिसमें अगर आपका नसीब है तो आपको कुछ घंटे मिल जाएंगे, आप अस्पताल जा पाएंगे। ऐसे भी उदाहरण है कि लोगों को साइलेंट इन्फार्क्ट हुआ है कि पता नहीं चला, और कभी आगे जाके डॉक्टर के पास गए और उन्होंने ईसीजी देखा या जो भी इन्वेस्टिगेशन केस में उनको पता चला कि अरे इनको तो पहले कभी हार्ट अटैक हो चुका था। तो ये लोग बेहद किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको इस प्रकार का समय मिल जाता है। लेकिन हर कोई इस प्रकार का हर किसी को इस प्रकार का मतलब लाभ नहीं मिलता, क्योंकि अगर बहुत नैरोड, अगर बहुत ज्यादा क्रिटिकल ब्लॉकेज है तो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आपके सामने सामने आप इंसान को जाता देख सकते हैं। क्योंकि आपका हार्ट से जो ब्लड सप्लाई हो रहा है, जो अगर आपका हार्ट काम नहीं कर रहा है तो आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, आपके शरीर के बाकी अंगों को सप्लाई नहीं मिलेगा। और ब्रेन इतना क्रिटिकल ऑर्गन है कि जिसको कुछ क्षणों के लिए भी अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला,
तो ब्रेन डेड हो जाता है। और हार्ट के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि अगर काफी ज्यादा समय तक अगर हार्ट का सप्लाई ब्लड का रुका हुआ है तो आपको वो काफी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर सकता है। तो सबसे जरूरी बात है कि अंजाइना क्या होता है, किस प्रकार होता है, और कब आपको सोचना है कि ये अंजाइना है। देखिए, जरूरी बात ये है कि आपको ये पता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इतने बड़े समुदाय में जब हम अपनी जनसंख्या रहते हैं, तो आप कभी बाहर जाएंगे तो हो सकता है आपको कभी जिंदगी में ऐसा मौका मिले कि आप किसी को इस प्रकार के संकेत के साथ देखें। तो आपको समझना भी जरूरी है कि हाँ, या आपके अपने खुद के घर में कि कोई कभी कभी हमारे घर में बड़े व्यक्ति होते हैं, वो बिल्कुल मानते नहीं है इस बात को कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, और बोलते नहीं तो एसिडिटी, हम खुद दवाई ले लेंगे। तो इसको बस आप समझ लें अंजाइना क्या। अगर आपने इतनी चीज समझ ली कि अंजाइना क्या होता है, कैसे होता है, तो आप कभी इसको चूकेंगे नहीं और कभी डॉक्टर के पास जाने से डरे मतलब घबराएंगे नहीं। और अगर आप डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं सही समय पे, तो इसका इलाज बहुत सही तरीके से किया जा सकता है। तो अंजाइना बेसिकली, अगर आपको मैं बोलूं कि अंजाइना होता क्या है, तो छाती में दर्द होता है। दर्द कहाँ होता है? तो ये जो हमारा जो छाती है, ये दो हिस्सों के बीच में जो हड्डी है जिसको हम स्टर्नम बोलते हैं, अधिकांश लोगों को, अधिकांश 70 से 80% लोगों को दर्द यहाँ इसके बीच में होता है। दर्द जब होता है, अगर आप उस व्यक्ति से पूछेंगे कि ये दर्द किस प्रकार का है, तो इसके विभिन्न प्रकार कैरेक्टर्स इसके बहुत सारे हैं। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। कॉमनली लोग ये बोलते हैं, आप अगर किसी को पूछेंगे तो ऐसा मुट्ठी बनाएंगे और छाती के बीच में रखेंगे, जिसको हम हमारी भाषा में लेवाइन साइन बोलते हैं। वो बोलेंगे कि हाँ, ऐसा लग रहा है डॉक्टर साहब कि किसी ने कोई भार रखा हुआ है, कोई पत्थर रखा हुआ है। तो अपना हैवीनेस, प्रेशर, चोकिंग कि कोई चोक कर रहा है, यहाँ पे मुश्किल हो रही है ऐसे छाती फुलाने में, या बर्निंग बर्निंग सेंसेशन भी बहुत कॉमन होता है। तो ये सब सेंसेशन, और कभी कभी तो फ्रैंक पेन, अब वो बोलेगा कि सर हमको भयानक दर्द हो रहा है। तो ये उसके कुछ संकेत है कि अगर इस प्रकार से कोई व्यक्ति छाती के बीच में बोल रहा है तो ये जरूर अंजाइना होने की संभावना है। दूसरी जरूरी बात, ये दर्द ना केवल छाती के बीच में, बल्कि ये हड्डी के थोड़ा नीचे, जिसको हम एपिगैस्ट्रियम बोलते हैं, ये भी होता है। यहाँ पर भी दर्द हो सकता है। दोनों कंधों पे जा सकता है या किसी एक कंधे पे जा सकता है, हाथ के अंदरूनी भाग में जा सकता है, आपके गले पे, आपके जबड़े पे, आपके दांत पे, ठीक है, यहाँ कहीं भी जा सकता है। नाभि के नीचे कभी दर्द नहीं होता। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अधिकांश लोगों में जो जिनको डायबिटीज होता है, या जो महिलाएं होती हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, ज्यादा उम्र के 70-80 साल के लोग होते हैं, उनमें जरूरी नहीं है कि इस प्रकार का टिपिकली इस छाती के बीच में अगर जो पेन हो रहा है वैसा हो। इनको कुछ भी हो सकता है। इनको हो सकता है सिर्फ कंधे में दर्द दे रहा है, इनको हो सकता है सिर्फ पीठ में दर्द दे रहा है, सिर्फ जबड़े में दर्द दे रहा है, ठीक है, और उसके साथ नोजिया, वॉमिटिंग, इनडाइजेशन, ये सब भी सिम्टम हो सकते हैं। तो जब आप इस प्रकार की किसी से कोई आपको बोलता है कि मुझे यहाँ कंधे पे दर्द दे रहा है, ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना है ये तो मांसपेशी का कोई दर्द है, या यहाँ पर अगर दर्द हो रहा है ये तो एसिडिटी का दर्द है, तो चलो हम खुद डॉक्टर बन जाएं। तो उसके लिए सबसे जरूरी बात क्या है कि ये जो दर्द होता है, ये स्टार्टिंग में जब ये स्टार्ट होती है बीमारी, क्योंकि ब्लॉकेजेस धीरे धीरे क्रिएट होते हैं, तो स्टार्टिंग में ये कुछ एक्सर्शन करने पे होगा ये दर्द। आदमी जब कुछ काम करना शुरू करेगा जो नॉर्मली नहीं करता है, सीढ़ी चढ़ना शुरू करेगा, तेज गति से चलना शुरू करेगा, तो उसको एकदम से दर्द होगा। स्टेबल अंजाइना जो होता है, ये दर्द 2 से 5 मिनट के लिए रहता है, ठीक, और रुकने पे ये दर्द ठीक हो जाता है। तो जो दर्द चलने पे ज्यादा हो रहा है, रुकने पे ठीक हो रहा है, छाती के बीच में हो रहा है, या कई कई लोग सॉर्बिट्रेट की गोली खाते हैं, अगर इससे ठीक हो रहा है, तो ये निश्चित तौर पे अंजाइना का दर्द है। अगर कोई दर्द रुकने पे कम नहीं हो रहा है, या सॉर्बिट्रेट की गोली से कम नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर ये सोचते हैं कि शायद ये अंजाइना नहीं है, तो फिर हमको शायद और इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो ये तो रही एक बात जो टिपिकल होता है। जब ये सिनोसिस धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है, तो जरूरी नहीं है कि काम करने पे बैठे बैठे भी लोगों को अंजाइना हो सकता है, जिसको हम हमारी भाषा में अनस्टेबल अंजाइना बोलते हैं। तो एक है स्टेबल अंजाइना, कि जो थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं वो काम आप कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही क्षमता से अधिक काम करना शुरू किया तो दर्द बढ़ गया, यह है स्टेबल अंजाइना। दूसरा है अनस्टेबल अंजाइना। इसमें क्या होता है कि रेस्ट करने पे भी आपको छाती में, सीने में दर्द हो सकता है। और जो तीसरा है, जो सबसे भयानक भयंकर है, जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन। आप सुनते होंगे माइनर हार्ट अटैक, मेजर हार्ट अटैक आ गया। ये माइनर हार्ट अटैक वो है जिसमें आर्टरी पूरी तरह से ब्लॉक नहीं होती, ठीक है, और ये रेस्ट पे भी अंजाइना हो सकता है। ये नॉर्मल में 5 से 10-15 मिनट तक रह सकता है। जो मेजर हार्ट अटैक है उसमें एक्चुअली आर्टरी पूरी तरह से चोक हो जाती है, तो जिसको हम एमआई बोलते हैं, मेजर हार्ट अटैक बोलते हैं, जिसके लिए अर्जेंट हॉस्पिटल जाना पड़ता है, अर्जेंट आपको ब्लड थिनर लेने पड़ते हैं, अर्जेंट आपको एंजियोग्राफी करानी पड़ती है।
तो ये तो रहे कि इसके सिम्टम क्या है। तो एग्रोवेट नॉर्मली क्या होता है कि ये क्योंकि हार्ट को ब्लड सप्लाई ज्यादा जब लगती है तब ये इसके सिम्टम्स बढ़ते हैं। तो इसीलिए एक्सर्शन करने पे, ठंडी जगह जाने पे, ज्यादा खाना खाने के बाद, इमोशनल जैसे स्ट्रेस है या एंजाइटी है, इसके बाद ये दर्द हो सकता है। इस प्रकार का हार्ट अटैक आपको आ सकता है। तो आपको ये चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि ये जो थ्रेशोल्ड हर किसी का अलग है। किसी को थोड़ा चलने पे हो सकता है, किसी को ज्यादा चलने पे हो सकता है, किसी को रेस्ट पे हो सकता है। दिन में भी डिफर करता है, क्योंकि दिन के अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार के केमिकल्स हमारे शरीर में रहते हैं, और उसके वजह से जो हमारी ब्लड वेसल्स रहती हैं वो सिकुड़ती हैं और डायलेट होती हैं। तो जरूरी नहीं, हो सकता है कि सुबह थोड़ा चलने पे दर्द हो रहा है लेकिन वही दोपहर में नहीं हो रहा है। तो इसलिए आपको हमेशा इस बात को जागरूक रहना है कि दर्द कहाँ हो रहा है, कहाँ जा रहा है, कितनी देर तक है, कैसे ठीक हो रहा है। जब आप इन सब बातों का अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आप कभी भी सेल्फ मेडिकेट नहीं करेंगे, कभी आप सेल्फ डायग्नोस करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर एसिडिटी है, कोई परेशानी नहीं, आप दवाई नहीं लेंगे, आपको थोड़ी देर जलन होगी, जो भी होगा, आप अल्टीमेटली कभी डॉक्टर के पास जाएंगे, आपके पास उतना समय है, आप वो रिस्क ले सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हार्ट अटैक के साथ आप वो रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम है तो आपको इमीडिएट उसका निवारण करने की इमीडिएट आपको दवाइयों की आवश्यकता है, क्योंकि वो बहुत मैसिव हार्ट अटैक हो सकता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई अगर आपके हार्ट को कम है तो उसकी वजह से वो हार्ट की मसल डेड हो सकती है, जो कभी वापस नहीं आएगी। जब तक हार्ट की मसल जिंदा है तब तक उपचार करके उसको बचाया जा सकता है। एक बार डेड हो गई तो फिर उसको बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये था कुछ अंजाइना के बारे में। तो उसके बाद बेसिकली अगर मैं आपको एक छोटा 3 क्लिप दिखाना चाहता हूँ, जो देख के शायद आपको इसके बारे में तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको सिर्फ ये एक सेकंड। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये एक ब्लड वेसल है जो आपकी, ये उसका चित्र है। और ये जो अगर आप पीला पार्ट देख रहे हैं, जो एक क्रिसेंट सा, एक चांद का जैसे पीला सा पार्ट है जो लेफ्ट साइड स्क्रीन पे दिख रहा है, वो अगर आप देखेंगे तो वो देखिए, जब कोलेस्ट्रॉल जमता है तो ये धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है। तो ये देखिए किस प्रकार से बढ़ गया है। तो दवाई के थ्रू हमें इसी को कम करने की जरूरत है। जो बीच का लाल पार्ट है, जो बीच में पूरा एक जो एक गोला दिख रहा है लाल, ये आपकी ल्यूमेन है, ये जो ब्लड वेसल है वो है। अब जब अगर आपको ब्लॉकेज होता है तो किस प्रकार से होता है, तो आप ये देखिए कि बीच में ये लाल भाग पूरी तरह से उसको उसने घेर लिया है। तो इसकी वजह से हार्ट अटैक होता है, जो हम ईसीजी में डायग्नोस कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। और जब इस प्रकार का पूरा ब्लॉकेज हो जाएगा तो हमको दवाई देके इसको खोलना पड़ेगा, वरना ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा हार्ट को और आपका हार्ट डैमेज हो जाएगा। ठीक है। और उसी प्रकार से जो तीसरा तरीका जो मैंने आपको तीसरी पार्ट बताई, इसमें देखिए पूरी तरह से आपका ब्लॉकेज पूरी तरह से नहीं गया है। ये हार्ट के कुछ ब्लड वेसल के कुछ ही हिस्सों में वो ब्लॉकेज हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा चलने पे भी वो दर्द हो सकता है। तो ये 3 प्रकार हैं जो हम हमारी भाषा में जो इसको हम बोलते हैं अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। तो स्टेबल अंजाइना, अनस्टेबल अंजाइना, और तीसरा है हार्ट अटैक, एसटी एलिवेशन एमआई। तो ये 3 प्रकार से ये चीज आपके शरीर में हो सकती है। तो अब अगर जब ये किसी को इस प्रकार से अंजाइना हो रहा है तो हमें क्या कराना जरूरी है। तो दूसरा भाग था ये तो सब आप समझ गए कि अंजाइना होता है। उसके अलावा दूसरी चीज ये जरूरी है कि और भी सिम्टम्स होते हैं जो आपके इसके अलावा जो आपको और दूसरे सिम्टम्स हार्ट के क्या हो सकते हैं। तो 4 कार्डिनल सिम्टम्स बोलते हैं हार्ट के। एक हो गया अंजाइना, इस पे हमने विस्तार से बात कर ली। दूसरा होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, दम लगना, कि जरूरी नहीं हर किसी को चलने पे सीने में दर्द भी हो। ये भी हो सकता है कि किसी को थोड़ा सा भी चलने पे श्वास फूलना शुरू हो जाए। तो दर्द होना, सांस फूलना, धड़कन होना, कि आप बोलेंगे, कई लोग बोलते हैं कि मुझे हम डॉक्टर साहब हमें धड़कन हो रही है बहुत तेज। तो एक धड़कन होना, ये भी हार्ट का सिम्टम है। और चौथा, जरूरत से ज्यादा थकान होना। देखिए थोड़ी बहुत थकान हो सकती है, लेकिन आप थोड़ा भी चलें और अगर आपको थकान हो रही है तो आपको हमेशा सोचना है कि क्या ये कार्डियक संबंधित है, क्या हमें इसका एवेल्युएशन करने की जरूरत है। तो ये हो सकता है कि आपको इस प्रकार के कुछ अनुभव हो, और जब आपको इस प्रकार का जब अनुभव होता है तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स हैं, बट मैं मेजर
सिम्टम्स अभी बात कर रहा हूँ, जिसकी मतलब सूजन हो सकती है पैर पे या शरीर में सूजन हो सकती है, नाभि के पास दर्द हो सकता है, या फिर थोड़ा सा मतलब एक होता है जिसको हम बोलते हैं इम्पेंडिंग सेंस ऑफ डूम, जो हमेशा मरीज बोलते हैं घबराहट हुई, एक घबराहट होना, एक डर, कुछ गड़बड़ होने वाला है। हार्ट से रिलेटेड कुछ एक ऐसे हैं जिनके बारे में आपको जागरूक रहना आवश्यक है। तो जोखिम किसको होता है ये? तो जब आपकी आयु बढ़ती है तो आपकी धमनियों का सख्त होना और प्लाक का जमना संभावित है। लेकिन कुछ जोखिम कारक जिनमें व्यवस्था या आदतें शामिल हैं, सीएडी के विकसित होने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। तो आप में जोखिम के कारक जितने अधिक होंगे, सीएडी का विकास होने की संभावनाएं उतनी ही अधिक होंगी। जैसे धूम्रपान, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, कसरत ना करना, और तो कई लोगों को कैंसर होता है, उन लोगों को पहले कभी रेडिएशन थेरेपी मिली रहती है, तनाव, स्ट्रेस। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो जरूरी है आपको कि आपको इनको कंट्रोल करना आवश्यक है। तो अब हम आते हैं उस पार्ट में कि हम इसका इन्वेस्टिगेट कैसे कर सकते हैं। तो आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, और कुछ लेबोरेटरी टेस्ट हैं जो कराना नियमित तौर पे जरूरी होते हैं। जब किसी को ये सिम्टम है तब तो वो और भी ज्यादा जरूरी है। जैसे आपका ब्लड हेमोग्लोबिन लेवल, हेमाटोक्रिट लेवल देखना जरूरी है, आपका शुगर कंट्रोल देखना जरूरी है, कोलेस्ट्रॉल देखना जरूरी है, आपका रीनल फंक्शन टेस्ट देखना जरूरी है कि आपका किडनी किस प्रकार का काम कर रहा है, क्योंकि जिन लोगों को किडनी की बीमारियां होती हैं उन लोगों को ये एथेरोस्क्लेरोसिस जल्दी ज्यादा प्रोग्रेसिव रहता है, जल्दी उनमें ये धमनियों में जो मवाद है ये ज्यादा जमने की इनमें आशंका रहती है। आपका चेस्ट एक्सरे, क्योंकि उससे आपके हार्ट का साइज का अंदाजा लगाया जा सकता है। 2D एको, जो आप सुना होगा 2D एको, एकोकार्डियोग्राम, ये क्या होता है? ये आपका बेसिकली हार्ट की सोनोग्राफी होती है, जिससे हम आपके हार्ट की पंपिंग को जांच करते हैं कि आपके हार्ट की पंपिंग कैसी है, आपके जो हार्ट के जो चेम्बर्स हैं वो कैसे हैं, जो आपके दरवाजे हैं जो दोनों चेम्बर को जोड़ते हैं जिनको हम वाल्व बोलते हैं, वो किस तरह से खुल रहे हैं, क्या उसमें कुछ लीकेज तो नहीं है, तो वो भी होता है। उसके अलावा थायराइड की जांच, और आपके सीआरपी, इन्फ्लेमेशन कितना है शरीर में, उसकी जांच। तो ये है कुछ ब्लड की जांचें। फिर जो जरूरी है वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, आपका ईसीजी। ईसीजी बेसिकली रेस्टिंग अवस्था में आपके हार्ट के ऊपर कुछ, आप में से कई लोगों ने कभी अपनी जिंदगी में ईसीजी करवाया होगा कि कुछ इलेक्ट्रोड लगा के आपके एक हार्ट का मतलब जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, वो वेक्टर है बेसिकली, वो हमें वो दर्शाता है कि आपका जो हार्ट का जो रिदम है, जो आपकी नब्ज जो डॉक्टर चेक करते हैं ये बताने के लिए कि हार्ट रेट कितनी है, तो हार्ट रेट उससे पता चलती है, उसकी रिदम पता चलती है कि क्या वो नॉर्मल रिदम है, क्या कोई आपको रिदम का प्रॉब्लम है। क्योंकि हार्ट को बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, हम तो आज सिर्फ एक एक कॉरोनरी आर्टरी डिजीज पे बात कर रहे हैं। कई लोगों को रिदम की प्रॉब्लम होती है जिसको हम अरिथमिया बोलते हैं, कई लोगों को बचपन से हार्ट में छेद होते हैं जिनको हम कंजेनाइटल हार्ट डिजीज बोलते हैं, कई लोगों को हार्ट के मसल की मांसपेशियों की बीमारी होती है जिसको हम कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, और कई लोगों को ब्लड वेसल की ब्लॉकेज की बीमारी होती है जिसे हम कॉरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। तो वी आर जस्ट टचिंग द टिप ऑफ द आइसबर्ग राइट नाउ, बट ये जो टिप है आइसबर्ग का, यही इतना बड़ा है हमारे समाज में कि इसका समझना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, एकोकार्डियोग्राम, स्ट्रेस टेस्टिंग, इस प्रकार की बहुत सारी जांचें करके डॉक्टर ये बता सकते कि कैसे, क्या आपको सही में ये बीमारियां हैं, क्या किस तरह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और क्या ही आगे जांच कराने की जरूरत है। क्योंकि जब इसका डायग्नोसिस होगा उसके बाद हम उस पॉइंट पे पहुंचेंगे कि उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो ट्रीटमेंट करने के लिए मैं अपने स्टॉक को बस इतना ही रखूंगा। मैं बस आपको खत्म करते हुए बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि ट्रीटमेंट का इसका जो कॉर्नर स्टोन है वो है ब्लड थिनर्स। एस्पिरिन नाम की आपने दवाई सुनी होगी, तो काफी लोगों को इकोस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, ऐसे बहुत सारे ब्लड थिनर्स आते हैं। स्टैटिन, जो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई है, इन्हीं की फैमिली में और भी सारी दवाइयां होती हैं। तो काफी सारी दवाइयां हैं जो अंजाइना को, जो ब्लॉकेजेस को, जो कोलेस्ट्रॉल को, जो ब्लड प्रेशर को, जो शुगर को, जो हार्ट की पंपिंग को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। तो ये सब आपको दवाइयां आपके डॉक्टर आपके बीमारी के हिसाब से शुरू करेंगे। और फिर आपको देखिए, हमने पिछली बार डाइट को काफी डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपको कुछ सवाल है तो आप जरूर मुझसे पूछिए, मैं उसका मतलब निवारण करने की कोशिश करूंगा। पर बेसिकली मेरा टॉक, मुझे ये बताना आपको जरूरी था कि कैसे कॉरोनरी आर्टरी डिजीज आज के दौर में आप सबको पता होना क्यों जरूरी है, और कैसे आप उसका डायग्नोसिस करवा सकते हैं, और कैसे आप उसके बारे में जागरूकता रख के आपके या आपके परिवार या अपने दोस्तों को सही गाइडेंस देके उनकी जान को बचा सकते हैं।
तो मैं अपना टॉक इतना ही रखूंगा, अगर क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने सवाल पूछें, क्योंकि मैं तो ये कितनी भी देर बोल सकता हूँ, बट जरूरी ये है कि क्या वो चीज आप तक सही तरीके से पहुंच रही है, क्या आपको वो बात सही तरह से समझ में आ रही है और आपके क्या सवाल है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने सवाल बताएं और हमें उसको जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। निधि, मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बोला और इंटरेक्टिवली लोगों को थोड़ा सेटिस्फेक्शन भी होगा। इसमें से थोड़ी सी चीजें डॉक्टर साहब ने कवर कर दी ऑलरेडी अपने टॉक में, कि सिम्टम्स बिफोर अटैक और उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, वो उन्होंने बता दिया कि एंजाइना और इसका पेन कहाँ होता है, कैसे होता है। तो ये क्वेश्चन छोड़ के इन्होंने, रश्मि पाठक ने पूछा था ये, तो मेरे ख्याल से कि उनको मिल गया होगा इसका रिप्लाई डॉक्टर साहब के टॉक में। निधि, आप अगला क्वेश्चन डॉक्टर साहब से पूछें जो आए हमारे पास। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड भाविक सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी नाइसली सर, आपने जो एग्जाम्पल के थ्रू हमको बताया है। एक्चुअली सर, कई बार डॉक्टर्स की जो हमारी मेडिकल लैंग्वेज होती है वो हमको समझ में नहीं आता। यस यस हम लोग बहुत करते हैं, पर एक्चुअल में समझ में कुछ भी नहीं आता है। तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सर। और सर, बहुत सारे प्रश्न आए हैं, मेल के द्वारा भी हमें प्राप्त हुए, ग्रुप में भी आए हैं। तो सर, सबसे पहले मैं ग्रुप वाले जो सामूहिक रूप से हमारे प्रश्न आए, मैं उनको आपके सामने रखना चाहती हूँ सर। और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उनसे भी निवेदन करती हूँ कि आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं। आपको सॉरी, मैं आपकी आवाज कर हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है वो भी अपने जो प्रश्न है उनको जरूर रखें, हैंड रेज कर ले, ताकि उनको अनम्यूट किया जा सके बाद में। तो सर, हमारा सबसे जो पहला प्रश्न है सर कि हृदय रोग क्या है, व्हाट आर द हार्ट डायफंक्शन एंड इट्स सिम्टम्स सर, वेदर इट इज सेम एज हार्ट फेलियर सर। जो सिम्टम्स हैं, तो मैंने आपको जैसे बताया कि 4-5 मुख्य सिम्टम आपको याद रखने हैं। अंजाइना, छाती में दर्द, सीने में दर्द बेसिकली। दूसरा, पैल्पिटेशन, धड़कन होना ज्यादा। तीसरा, सांस फूलना, ब्रेथलेसनेस। चौथा, फटीग, थकावट होना। पांचवा, सूजन होना, शरीर में कहीं भी सूजन होना। छठवा, घबराहट होना, इम्पेंडिंग सेंस ऑफ डूम। तो ये 5-6 मेन सिम्टम है, जिसमें पहले जो 4 थे वो कार्डिनल सिम्टम्स हैं। आपका सवाल का जो दूसरा भाग है कि वेदर इट इज द सेम एज हार्ट फेलियर, तो देखिए, हार्ट फेलियर एक अल्टीमेट कंडीशन है जहां पर अगर आपके हार्ट, देखिए हार्ट एक मसल है, अगर मसल है मतलब ये समझिए ये एक मसल है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होती है, जब ये अपने आप को सिकुड़ती है तो ब्लड आगे जाता है। तो ये हार्ट को, मसल को जोर चाहिए। जब ये मसल में डैमेज हो जाएगा, जैसे अब मैं ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ कॉरोनरी आर्टरी डिजीज की बात करता हूँ। मान लीजिए कोई ब्लड सप्लाई हार्ट का, जो हम बोल रहे थे कि ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लॉकेज हो गया तो हार्ट की मसल डैमेज होगी, तो ये पूरी तरह से अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी, सिकुड़ नहीं पाएगी, जिसके वजह से हार्ट की पंपिंग कम हो जाएगी, जो आपके इकोकार्डियोग्राफी में इजेक्शन थ्रू डायग्नोस किया जा सकता है। तो उससे जो संबंधित प्रॉब्लम होती है, जब आपके हार्ट की डिमांड बढ़ जाती है और जब आपका हार्ट उस डिमांड को पूरा नहीं कर पाता, मान लीजिए आपके शरीर को एक्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत है और आपका हार्ट उतना ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा है, तो वो हार्ट फेल हो जाता है। मतलब हार्ट फेलियर मतलब हार्ट हैज फेल्ड टू प्रोवाइड एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन। तो हार्ट फेलियर अल्टीमेटली कोई भी कार्डियक कंडीशन का अल्टीमेट यही होगा कि वो हार्ट फेलियर में चला जाएगा। एक प्रकार से हाँ, वो बात सेम ही है कि ये कोई भी हार्ट की बीमारी से हार्ट फेलियर हो सकता है। और उसके लक्षण हार्ट फेलियर का सबसे कॉमन ये रहता है कि सांस फूलना, चेस्ट पेन नहीं, सांस फूलना। जिन लोगों को दम लगने की होती है कि थोड़ा भी चले और ज्यादा दम लग रहा है, बैठे बैठे भी दम लग रहा है, तो उन लोगों को थकावट ज्यादा हो रही है, उन लोगों में आपको ये ज्यादा सोचने की जरूरत है कि क्या ये इनको हार्ट फेल हो रहा है। तो फिर उसके लिए ब्लड टेस्ट और इकोकार्डियोग्राफी और ईसीजी करने की आवश्यकता है। जी जी सर, एक प्रश्न और है सर कि कॉम्प्लिकेशन क्या है सर हार्ट डायफंक्शन के, एंड हाउ टू प्रिवेंट एंड ट्रीट सर। ठीक है, तो हार्ट डिसफंक्शन, अगर हम हार्ट डिसफंक्शन को अगर हार्ट फेलियर समझ रहे हैं, अगर इस टर्म को, तो उसके कॉम्प्लिकेशन ये हो सकते हैं कि जब हार्ट डिसफंक्शन होता है तो एक तो मैकेनिकल प्रॉब्लम होगी जो हार्ट की पंपिंग से संबंधित होगी, और दूसरी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। मैकेनिकल प्रॉब्लम क्या हो सकती है, जब अगर आपका हार्ट एडिक्वेटली पंप नहीं कर पा रहा है ब्लड, तो आपके शरीर को ब्लड नहीं मिलेगा। जब आपके शरीर को ब्लड नहीं मिलेगा तो आपके बाकी के अंग कैसे काम करेंगे। जैसे आपकी किडनी में अगर कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा तो आपकी किडनी फेल होना शुरू हो जाएगी, आपके लिवर में प्रॉब्लम आ जाएगी, आपके ब्रेन में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये अल्टीमेट कंडीशन है, बट बेसिक कहना यह है कि कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा तो
दम लगने की, थोड़ा भी काम करने की क्षमता कम हो जाएगी, पेशेंट को बार बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा, उनके फेफड़ों में पानी जमना शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए आपको दवाइयां देनी पड़ेंगी। तो एक तो ये मैकेनिकल प्रॉब्लम, वाल्व के लीकेजेस हो सकते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। जब भी हार्ट के किसी भी भाग को चोट पहुंचती है, क्षतिग्रस्त होता है, तो उसकी वजह से जो आपकी जो कंडक्शन है, जो रिदम है हार्ट का, वो डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो उसके चलते बहुत सारी कंडक्शन अबनॉर्मेबिलिटीज आ सकती हैं, जिसकी वजह से जानलेवा हार्ट रेट तेज हो सकता है या हार्ट रेट कम हो सकता है, जिसके लिए लोग पेसमेकर या आईसीडी जैसे डिवाइसेस लगवाना पड़ता है जिन लोगों को। तो ये था कि कॉम्प्लिकेशन क्या है हार्ट डिसफंक्शन के। दूसरा भाग था इस सवाल का कि प्रिवेंशन क्या है। तो प्रिवेंशन में आपको रिस्क फैक्टर्स को प्रिवेंट करना है। तो जैसे मैंने अपने टॉक में आपको बताया कि रिस्क फैक्टर क्या है, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, वजन, मोटापा, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, तो इन सब का आपको कंट्रोल करना अनिवार्य है। आखिरी भाग ये है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट आप डॉक्टर पे छोड़िए, उसका ट्रीटमेंट एक बार आपके हाथ में, रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करना है, ट्रीटमेंट डॉक्टर के हाथ में है, आपकी बीमारी के हिसाब से। क्या आपको पानी निकालने की दवाई देनी है, क्या आपको ब्लड थिनर देना है, क्या आपको हार्ट की पंपिंग बढ़ाने की दवाई देनी है, या क्या आपको आपके रिदम से संबंधित दवाई देनी है, क्या आपको कोई डिवाइस डलवाना जरूरी है, पेसमेकर, आईसीडी, सीआरटी नामक, तो ये डॉक्टर तय करेंगे आपकी बीमारी के उपयुक्त। ठीक है, तो ये हो गया आपके सवाल का जवाब। जी सर, एक प्रश्न हमारे सामने आया सर, कल्याण मरकाम जी ने पूछा है कि ये जो हृदय रोग के प्रारंभिक लक्षण क्या है और हमारी जो खान पान है उसमें क्या हमको सावधानी रखनी चाहिए सर, एंड कौन सा ऐसा व्यायाम है या योग है जो हम करके इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं सर? हाँ, तो ठीक है। तो बेसिकली जो प्रारंभिक लक्षण है, तो लक्षण जैसे मैंने आपको वैसे ही बताया कि शुरुआत में लक्षण ये हो सकते हैं कि थोड़ा बहुत काम करने पे आपको सीने में दर्द हो सकता है, दम लग सकता है, तो लक्षण का तो वो हो गया पार्ट। दूसरा भाग ये है कि डाइट। तो डाइट जैसे हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि डैश डाइट अगेंस्ट टॉपिक फॉर टू स्टॉप हाइपरटेंशन, तो ब्लड प्रेशर के कंट्रोल करने के लिए शुगर की कमी। तो देखिए, मैं आपको एक बेसिक चीज बताऊंगा कि आपको सफेद चीजें, सफेद ऑयल होता है, सफेद शक्कर होती है, सफेद नमक होता है, इन तीन चीजों का सेवन आप जितना कंट्रोल में करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। शुगर से डायबिटीज होती है, सॉल्ट से ब्लड प्रेशर होता है, तिल से चर्बी बढ़ती है। ये तीन चीजें आपने कम कर ली तो 3 रिस्क फैक्टर आपके कंट्रोल हो गए। फिर आता है क्या, आपको पल्सेस बहुत लेने हैं, लेग्यूम्स बहुत लेने हैं, चना बहुत ज्यादा खाएं क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन कंटेंट बेटर है। फिर सब्जियां, जो रॉ फ्रूट्स होते हैं, रॉ वेजिटेबल्स होते हैं, ये जरूरी है। एग जरूरी है, कुछ अमाउंट ऑफ डेयरी। ठीक है, तो आपको डाइट बहुत ही मतलब आपको नियंत्रण में अच्छा भोजन करना है, ज्यादा अधिक नहीं खाना है, खाना बहुत चबा के खाना है, एटलीस्ट 15 से 16 बार खाने को चबाएं, फिर ही आप उसको निकले, ताकि वो पाचन प्रक्रिया आपकी बेहतर हो। खाने के समय को नियंत्रित रखना है कि आप किस समय सुबह खाते हैं, किस समय रात में खाते हैं। खाने के बाद थोड़ा सा वॉक करें, थोड़ा व्यायाम थोड़ा बहुत लाइट वॉक कर सकते हैं, सीधा खाना खाने के बाद सोए ना। तो ये सब जो मतलब एक काफी जनरल लोगों को जो सब डॉक्टर्स बोलते हैं, वही मैं आपको बताना चाहूंगा। जहां तक जो तीसरा भाग था सवाल का कि क्या फिजिकल एक्सर्शन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का फिजिकल एक्सर्शन अच्छा है। रिकमेंडेशन ये है कि 150 मिनट हफ्ते में आपको मॉडरेट लेवल ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज करनी है। एरोबिक का मतलब ये रहता है कि कोई भी व्यायाम जो आपके हार्ट की गति को बढ़ाता है और आपको मतलब आपकी सांस भी थोड़ी फूलती है, उसको हम एरोबिक एक्सरसाइज बोलते हैं। तो कोई भी व्यायाम, आप चाहे साइकिलिंग कर ले, जॉगिंग कर ले, रनिंग कर ले, स्विमिंग कर ले, कोई स्पोर्ट्स खेल ले, योगा कर ले, 150 मिनट हफ्ता सीधा सीधा बांटे, हफ्ते में 2 दिन छुट्टी लें, 5 दिन करें, 30 मिनट दिन का अगर आप करेंगे 150 मिनट हो जाएगा। आप अगर उतना कर लेंगे, आपने काम बढ़िया है। योगा से अच्छी कोई बात नहीं, क्योंकि योगा में 2 फायदे होते हैं। एक तो आपकी मानसिक जो आप तनावग्रस्त जीवन जीते हैं, तो योगा से, मेडिटेशन से आपका तनाव कम होगा, तो एक रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा। दूसरा, उसकी फिजिकल एक्टिविटी की वजह से आपकी जो चर्बी कम होगी, वो दूसरा फायदा है। तो इस प्रकार आप योगा को जरूर अपने जीवन में सम्मिलित करें, इससे आपको जरूर फायदा होगा। निधि, एक क्वेश्चन दिलीप तिवारी जी का था, ये डॉक्टर साहब से पूछिए, उसके बाद विल गो टू ऑडियंस ने हैंड रेज किए हुए हैं, तो उनके क्वेश्चंस लेना शुरू करेंगे। बिल्कुल सर। सर उसके पहले हम निधि जी ग्रुप में भी एक क्वेश्चन। ओके मैम, सर एक प्रश्न आया, वो मुझे भी थोड़ा सा डाउट है उसमें। सुनीता जैन जी ने पूछा है कि सर कई बार ऐसा देखा गया कि बीपी नॉर्मल है बट पल्स रेट सर थोड़ा सा हमारा ज्यादा हो जाता है, तो क्या इसके कारण भी हार्ट अटैक आ सकते हैं सर? बीपी नॉर्मल है पर पल्स रेट बढ़ जाता है। हाँ देखिए, पल्स रेट बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं।
तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हार्ट के इलेक्ट्रिकल सप्लाई का भी प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से आपका पल्स रेट बढ़ रहा है। बट हाँ, अगर मैं आपके सवाल का सीधा सीधा जवाब दूं तो ये होना पॉसिबल है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल है लेकिन हार्ट रेट बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए, समझने की बात यह है कि हार्ट अटैक क्यों हो रहा है। हार्ट अटैक तब हो रहा है जब आपके हार्ट को उसकी क्षमता से अधिक कार्य करना पड़ रहा है। अगर आपको मान लीजिए किसी को ऑक्सीजन देना है अगर हार्ट को, तो हार्ट रेट कैसे, वो ऑक्सीजन कैसे दे सकता है, या तो अपना हार्ट रेट बढ़ा के, या अपना जितना वो वॉल्यूम दे रहा है उसको बढ़ा के। अब हार्ट अटैक में प्रॉब्लम ये हो रही है हार्ट के साथ, क्योंकि मसल की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो वॉल्यूम तो नहीं दे पा रहा है। तो उसके बाद सिर्फ दूसरा रास्ता है कि वो ज्यादा धड़कना शुरू कर दे। जब वो ज्यादा धड़केगा तभी थोड़ा बहुत वो ब्लड आगे दे पाएगा, वरना आगे के ऑर्गन को ब्लड नहीं मिल पाएगा। तो ये होना पूरी तरह संभव है। दूसरी बात तो ये है कि कभी कभी जब जिन लोगों को क्रिटिकल हार्ट अटैक होता है, उनका तो ब्लड प्रेशर एकदम 90 के नीचे चला जाता है, जिनको हम हमारी भाषा में कार्डियोजेनिक शॉक बोलते हैं। ये तो सबसे ज्यादा क्रिटिकल स्टेट है कि हार्ट रेट चल रही है 100-150 के पास, लेकिन ब्लड प्रेशर 80-90 के नीचे है, ठंडा पड़ा हुआ है व्यक्ति। तो ये पूरी तरह संभव है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल है लेकिन हार्ट रेट ज्यादा है। पर ये समझना जरूरी है कि अगर कभी भी हार्ट रेट ज्यादा है तो आप ये ना समझे कि वो हार्ट अटैक ही है, उसके साथ लक्षण होना बहुत जरूरी। देखिए, हार्ट अटैक को डायग्नोस करने के लिए 3 में से 2 चीजें होना बहुत आवश्यक है। पहला, सिम्टम, ये सिम्टम है कि नहीं। दूसरा, ब्लड टेस्ट। ब्लड में हम कुछ टेस्ट करते हैं। जब हार्ट की मसल डैमेज होती है तो कुछ पदार्थ हमारे शरीर में निकलते हैं, जिसको हम ट्रोपोनिन, सीकेएमबी ये बोलते हैं, जो अस्पताल में जाके ही आप प्रमाणित कर सकते हैं। और जो तीसरा है वो ईसीजी। जब इन 3 चीजों में से 2 चीजें अगर यस हैं तो ही आप बोलेंगे कि हार्ट अटैक है। तो सिर्फ हार्ट रेट बढ़ा होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि किसी को हार्ट अटैक आ रहा है। पर आपका सवाल ये था कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहते हुए और अगर हार्ट रेट बढ़ा है तो क्या वो हो सकता है, तो जी वो बिल्कुल हो सकता है। जी सर अभी नचिकेत सर ने एक प्रश्न किया है। मैं चाहूंगी कि सर चाहे तो अपने माइक को अनम्यूट करके खुद अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। नचिकेत सर, आपका स्वागत है। मेरे ख्याल से है नहीं नचिकेत जी इसमें। एक नचिकेत जी आप हैं? हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार, क्वेश्चन पूछिए आप डॉक्टर साहब से। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हार्ट अच्छा मेंटेन, मतलब गुड कंडीशन में मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आपकी उम्र क्या है? 38। आपकी एज क्या है? 38 है ना सर आप? तो जैसे मैंने आपको बोला कि सबसे पहले तो आपको एक नॉर्मल हेल्थ चेकअप करना जरूरी है सबसे पहले तो। क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपने आखिरी बार ब्लड टेस्ट कब कराया था, ईसीजी कब कराया था। 21 साल की उम्र के बाद ये मैं सबको ही कहना चाहूंगा कि आपको एक बार एटलीस्ट, पहले तो फर्स्ट टाइम जो आप कराएंगे उसके बाद फिर आपकी क्या मेडिकल कंडीशन निकलती है उसके हिसाब से आप 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में भी करा सकते हैं। बट एवरी ईयर आपके कुछ ब्लड टेस्ट होना जरूरी है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप कुछ करें ना करें, सबसे पहले आपके कोलेस्ट्रॉल की सिचुएशन क्या है, ब्लड शुगर की सिचुएशन क्या है, आपका ईसीजी कैसा है, इतना तो आप जरूर देख लें और एक बार स्ट्रेस टेस्ट करा लें। क्योंकि इससे एक बेसिक अपन को पता चल जाएगा कि आपको क्या तकलीफ है, मतलब क्या हमें किसी चीज का इलाज करने की जरूरत है। तो पल्स, ब्लड प्रेशर जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में होता है, एक डॉक्टर आपको स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं कोई हार्ट साउंड तो नहीं है, एक बार आपका ईसीजी, शुगर, ये सब आपका चेक हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई बात एक खत्म। दूसरी बात यह है कि आपने पूछा कि आप कैसे हेल्दी हार्ट मेंटेन कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको ये, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि आपको सिर्फ कुछ रिस्क फैक्टर से दूर रहना है। और रिस्क फैक्टर देखिए, अगर जेनेटिक अगर आपकी फैमिली में है तो आप कुछ कर लें, वो आपको होगा। मतलब फिर आपको और भी ज्यादा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर किसी को होगा, फिर आपको और सावधान रहने की जरूरत है। तो जो कोलेस्ट्रॉल, जिनको फैमिली में रिस्क फैक्टर नहीं है, जितना कोलेस्ट्रॉल उनको मेंटेन करना है, शायद उससे भी ज्यादा आपको एग्रेसिवली मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके फैमिली में कुछ ज्यादा हार्ट के इश्यूज नहीं हो रहे हैं किसी को, तो बेसिक तौर पे आपको बस आपका शुगर कैसा है वो कंट्रोल में रखना है, बीपी कंट्रोल में रखना है, तंबाकू के सेवन से दूर रहना है, शराब के सेवन से दूर रहना है, फिजिकली एक्टिव रहना है। आपको हफ्ते में, जैसे मैंने आपको बताया, 150 मिनट आपको कोई ना कोई व्यायाम करना है, कोई ना कोई स्पोर्ट खेलना है। आपको मानसिक तनाव से दूर रहना। आप कितना भी करें, मानसिक तनाव होगा, मैं ये जानता हूं, लेकिन कुछ आप एक ऐसी एक्टिविटी अपने लाइफ में इनकलकेट करें, चाहे आप योगा कर लें, चाहे आप एक्सरसाइज कर लें, चाहे आप अच्छा कुछ रिक्रिएटिव एक्टिविटी कर लें, जिससे आपका माइंड
हेल्दी रहे, आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स आप नॉर्मल रखें, क्योंकि कभी कभी ये सब स्ट्रेस का बहुत बड़ा रीजन बनता है। तो अगर आप अपने रिस्क फैक्टर को कंट्रोल में करेंगे नचिकेत जी, तो मेरा ऐसा पूरी तरह से मानना है कि आपका हार्ट बहुत लंबे समय तक काफी हेल्दी रहेगा। और दूसरी बात कि अगर आपको कोई भी इसमें से रिस्क फैक्टर है तो नियमित आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, उसमें आप चूक ना करें, क्योंकि तभी आपको वो बता सकेंगे कि क्या आपके रिस्क फैक्टर कंट्रोल में है कि नहीं। तो रिस्क फैक्टर कंट्रोल एंड हेल्दी लाइफस्टाइल आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉर्नरस्टोन्स ऑफ मेंटेनिंग अ हेल्दी हार्ट फॉर अ हेल्दी लाइफ। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन था जी कि निधि, कोरोना से रिकवर होने के बाद क्या हार्ट में लॉन्ग टर्म में कोई इश्यूज रहते हैं और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, ये दोनों सेपरेट है? देखिए, कोरोना के रिकवर होने के बाद हार्ट पे एज सच अगर पीक जब इन्फेक्शन हुआ था, अगर उस समय आपके हार्ट में देखिए, ये एक ऐसा सवाल है कि इसमें अभी भी समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे लोगों के हार्ट पे इफेक्ट हो रहे हैं। जिन लोगों को एग्जिस्टिंग हार्ट प्रॉब्लम थी उन लोगों में ये पाया गया है, जैसे हमने हमारे सेंटर में भी देखा है कि उनकी कंडीशंस कुछ लोगों की थोड़ी कॉम्प्लिकेट हुई हैं। लेकिन अगर कोई हेल्दी हार्ट है, किसी को पहले कुछ हार्ट की प्रॉब्लम नहीं थी और कोरोना में भी वो आराम से निकल गए, उनके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, तो लॉन्ग टर्म कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके हार्ट में। लेकिन जब कोरोना हुआ उस समय अगर आपको कुछ हार्ट की प्रॉब्लम थी और वो एग्रेवेट हुई ड्यूरिंग कोरोना, तो वो इन फ्यूचर हमको पता चलेगा कि कितना प्रॉब्लम हो सकता है उससे। बट मोर और लेस, अगर जैसे मुझे खुद को कोविड हुआ था, मेरा हार्ट मेरे हिसाब से हेल्दी है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो आई एम मोर और लेस श्योर के लॉन्ग टर्म पे कोरोना के से मुझे मेरे हार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अक्यूट इन्फेक्शन के समय जब मुझे कोरोना हुआ था तब मेरे हार्ट को कोई डैमेज नहीं हुआ था। तो अगर आपको कोरोना हो चुका है और उस समय आपका हार्ट अगर हेल्दी था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, तो काफी ज्यादा चांस है कि आपको लॉन्ग टर्म पे हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। निधि, एक क्वेश्चन था इनका धर्मेंद्र भट्ट जी का, मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब ने प्रीवियस रिप्लाई दे दिया कि किस एज, वन सेकंड, एक एज स्पेसिफिक किस उम्र के लोगों को ज्यादा पाया जाता है, तो उन्होंने बता दिया कि एक सर्टेन एज के बाद आपको हर साल हर उसमें आपको इंटरवल में आपको अपना एक मेडिकल चेकअप या ब्लड टेस्ट वगैरह कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं निधि से बोलूंगा, दिलीप तिवारी जी का तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये जी। हाई बीपी और लो बीपी के क्या कारण है और क्या इसको बिल्कुल ठीक किया जा सकता विदाउट मेडिसिन्स? तो जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है वो हम दो भागों में उसको बांटते हैं। एक है एसेंशियल हाइपरटेंशन, जिसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। उसका कोई कॉज नहीं है, हमें नहीं पता कि उसका क्या कारण है, क्योंकि वो एज के रिलेटेड या आपके जेनेटिकली या इडियोपैथिक है। वो बेसिकली हमें उसका कारण नहीं पता, जो अधिकांश लोगों में पाया जाता है। वो दवाई के बिना ट्रीट नहीं हो सकता। मतलब उसके लिए आप फिजिकल एक्टिविटी और डाइट से जितना कंट्रोल कर पाए इनिशियली, अगर उससे कंट्रोल हो गया वेल एंड गुड। या अगर आपकी नमक की सेवन की मात्रा ज्यादा है शरीर में, या आपके चर्बी ज्यादा है, आपने वो कम कर ली, नमक कम कर लिया, जितना 5-10 मिलीमीटर मर्क्यूरी उससे कम होगा कम होगा। लेकिन उसके बाद अधिकांश लोगों को दवाई के बिना वो चीज नहीं ठीक हो सकती। जो दूसरा टाइप का हाइपरटेंशन होता है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन, उसके कुछ कॉजेज हैं। वो कॉजेज मतलब मैं अगर आपको मेडिकल टर्म में बोलूंगा तो आपके लिए थोड़ा सोचना मुझे, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है, कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा है। तो ऐसे बहुत सारे सेकेंडरी कॉजेज होते हैं हाइपरटेंशन के, जिनका इलाज होना संभव मतलब पॉसिबल है। कि अगर जैसे कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा है, वो आपकी जो शरीर की सबसे बड़ी जो नस है एओर्टा, उसमें एक जगह पे टाइटनेस आ जाती है, उसमें अगर आपने स्टेंट डाल दिया, उसको खोल दिया, तो उसकी वजह से वो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जा सकती है। कई कई लोगों को एक ट्यूमर ग्लैंड बन जाता है एड्रिनल्स के ऊपर, जिसको हम फियोक्रोमोसाइटोमा बोलते हैं। अगर उसका सर्जिकली एक्सरसाइज कर दिया, उसका ऑपरेशन कर दिया तो ठीक है, लेकिन ये बहुत रेयर है। ये हार्डली 5% लोगों में पाई जाती है। 95% लोगों में जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है उनको प्राइमरी हाइपरटेंशन है, तो उनका दवाइयों के बिना उनका इलाज संभव नहीं है। तो हाई ब्लड प्रेशर के कारण क्या है, एक एज रिलेटेड है, प्राइमरी हाइपरटेंशन कुछ भी हो सकता है। दूसरा सेकेंडरी हाइपरटेंशन की कुछ 8-10 कॉजेज हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। स्ट्रेस हो सकता है, हार्ट अटैक के समय, एओर्टा डिसेक्शन के समय, स्ट्रोक के समय। तो ये सब कॉजेज है हाई ब्लड प्रेशर के। लो ब्लड प्रेशर की कॉजेज क्या है, डिहाइड्रेशन हो सकता है आपके शरीर में। कभी कभी किसी लोगों को वेसोवेगल होता है, उसकी वजह से हो सकता है। हार्ट अटैक में भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, जिसको हम कार्डियोजेनिक शॉक बोलते हैं। शरीर में ज्यादा इन्फेक्शन होने की वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जिसको हम सेप्टिक शॉक बोलते हैं। शरीर में ब्लड कम होने की वजह से, जिसको हम हाइपोवोलेमिक शॉक बोलते हैं। तो ये सब कुछ कारण है लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर। बट ये बहुत मेडिकल टर्म्स हैं, आई डोंट थिंक सो यू नीड टू गो इनटू दैट। आप बेसिक समझ लीजिए कि ब्लड प्रेशर को आपको कैसे फाइट करना है, कि कैसे आप डाइट से, कैसे आप एक्सरसाइज से आप उसको कंट्रोल में रख पाएंगे। जी सर। भाविक सर, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करना चाहती हूँ।
जी जी, आप हेलो पूछिए, मेरे पास बहुत समय है। जी, निधि जी, एक 1 सेकंड। मैं पूछना चाहती हूँ सर से। सर नमस्कार। जी जी जी, नमस्कार नमस्कार। जी, मेरे हस्बैंड को अभी 1 महीने पहले हार्ट अटैक हुआ था। ओके तो ओके। सर उनको स्टंट जी डला है जी 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 और साथ में वो अस्थमा पेशेंट भी जी है। जी जी। तो सर दोनों चीजें होने पर क्या सावधानी रखना चाहिए? हाँ, देखिए, दोनों चीजें रखने पे उनको तो कोई सावधानी नहीं रखनी है। सावधानी जो रखनी है वो डॉक्टर को रखेंगे, क्योंकि एक दो प्रकार की दवाइयां हैं जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं, जो हम एस्थमेटिक पेशेंट्स को नहीं दे सकते हैं। तो बहुत बार जब जिनको हार्ट अटैक होता है, तो एक बहुत कॉमन ड्रग है, बीटा ब्लॉकर नाम का आता है, मेटाप्रोलोल, प्रोप्रेनोलॉल, सोटालॉल, ये नाम से आते हैं। तो ये नॉर्मली हम किसी भी हार्ट अटैक के पेशेंट को जरूर शुरू करते हैं, बट क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं, आपने आपके भी जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उनको ये बात बताई होगी, तो आई एम श्योर उन्होंने वो दवाई उनको शुरू नहीं की होगी। तो आपको बेसिकली अस्थमा के जो पेशेंट है उनको, जो अस्थमा के जो एक अपने गाइडलाइंस है कि आपको इतने अटैक से कम आने चाहिए, तो आपको अस्थमा के लिए आपके फिजिशियन के पर नियमित चेकअप कराना चाहिए। ज्यादा ठंडी जगह पे ना जाएं, ज्यादा एलर्जी से उनको दूर रखें। बहुत जरूरी बात मैं आपको ये जरूर बोलूंगा, क्योंकि अस्थमा है और हार्ट अटैक है, जो मेरे तरफ से मैं आपको एक पॉइंट बोलना चाहूंगा कि क्योंकि बाकी सब डॉक्टर देखेंगे आपको, जो एक पॉइंट जरूर है, उनकी एज कितनी है मैडम? सर 53। ओके ओके, तो जो सबसे अनिवार्य बात है, जो सबसे जरूरी बात है, वो ये है कि उनका 53। एक तो जैसे आपने कोविड का वैक्सीन, जो भी अगर उनका स्टेटस है, अगर उनका लग गया है नहीं लग गया है, तो वैक्सीनेशन अगेंस्ट हम, तो कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, जो कॉमन कोल्ड जो ये बरसात के समय पे बहुत ज्यादा कॉमन होता है, अगर वो एस्थमेटिक है, मतलब वो एलर्जिक कंपोनेंट उनमें ज्यादा है, तो उनको एस्थमा की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन और दूसरा न्यूमोकोकस का वैक्सीन, क्योंकि ये दो चीजें इन्फेक्शन कर सकते हैं, न्यूमोनिया कर सकते हैं। एस्थमेटिक पेशेंट है, हार्ट की प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी उनकी वैसे भी कम है, वो बहुत ज्यादा ससेप्टेबल है इस प्रकार के इन्फेक्शन के होने में। तो हर साल एक बार उनको अपना इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन और 2 साल में एक बार उनको न्यूमोनिया का, ये जो न्यूमोकोकस का वैक्सीन है, ये लगाना अनिवार्य है। ये अगर आप अपने ट्रीटिंग फिजिशियन के पास जाएंगे तो वो आपको उसका प्रिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप वो जरूर लगवाएं। अगर आपने उतना किया तो एक बहुत बड़ी चीज से आप वो बच सकते हैं, क्योंकि कॉमन कोल्ड इन लोगों को होना बहुत कॉमन होता है। तो मेरे हिसाब से आप उनका वैक्सीनेशन स्टेटस देख लें। बाकी उनका अस्थमा कंट्रोल में होना चाहिए। आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। उतना ही अगर आप करेंगे तो आई थिंक सही रहेगा। सो थैंक यू डॉक्टर। निधि, ऑडियंस के क्वेश्चंस लेने आप शुरू करिए निधि, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, और ऑडियंस क्वेश्चन लीजिए। जी सर, मैं शरद चंद्र जी को आमंत्रित करूंगी। सर ने हैंड रेज किया है। सर आप अपने क्वेश्चन को रख के सर माइक को अनम्यूट कर लें आप। जी शरद जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? वंदना मैम कुछ बोलना चाहते हैं? मैडम, एक्चुअली ये मेरे नाना नानी है, वो शायद उनमें वो काफी मतलब वो इस उम्र, वो दे आर ऑलमोस्ट 90 नाउ, 85 के ऊपर है, लेकिन फिर भी वो लोग ने लॉग इन किया हुआ है। शायद उनको उस हैंड रेस का मतलब नहीं पता, तो आप शायद उन्हें छोड़ दें। अगर उनको वो मेरे को डायरेक्ट फोन करके पूछ सकते हैं। ओके सर, ओके जी सर। मैं सीता चतुर्वेदी मैम को आमंत्रित करती हूँ। सीता मैम, आप अपना क्वेश्चन रख सकती हैं मैम। सॉरी, मैं मैडम, मैं नाना जी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, मैं नाना जी बोल रहा हूँ, भाविक का, शरद चंद्र पालन जी। मुझे बहुत अच्छा लगा जो अपने भाविक जो बोल रहे हैं हार्ट अटैक के बारे में, बहुत अच्छा है। तो आप सबको मैं जरूर ये बात बताना चाहूंगा, आप सब ये बार बार ये पूछ रहे हैं कि हेल्दी हार्ट का क्या है। ये मेरे जो नाना जी हैं, ये ऑलमोस्ट 85 के भी ऊपर हैं। ये हमारे यहाँ जो जबलपुर में एक स्टेडियम है, उसके बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेंट है। हर साल इनको हमारे यहाँ पर जो स्पोर्ट्स के वो होते हैं, उसमें इनको हर साल प्राइज मिलता है। एज इज नॉट अ बैरियर। आप इस व्यक्ति से मिलिए, ये हर दिन और अपने स्टेडियम के कितने चक्कर लगाते हैं और कितने सालों से लगाते हैं। ये सो फिट, आप इनको मिलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हेल्दी हार्ट क्या होता है। आई थिंक इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट। सो आप सिर्फ अपने फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे और अपने हेल्दी लाइफस्टाइल पे कंसंट्रेट करिए, और अच्छे मतलब आपका मेंटल स्टेटस अच्छा रखिए। आई थिंक आपकी बहुत लाइफ मेरे नाना जी जैसी बहुत लंबी रहेगी।
आई थिंक आपको एक बार उनसे जरूर मिल लीजिएगा। थैंक यू सर, वेरी नाइस। सीता चतुर्वेदी मैडम अपना क्वेश्चन रखें। सीता मैम। जी मैडम। सीता मैम, आप तक आवाज पहुंच पा रही है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कविता यादव जी। कविता जी। हाँ, उनका क्वेश्चन ले लीजिए। कविता जी प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछें। हेलो। यस, नमस्ते। नमस्ते सर सभी को। नमस्ते मैम, मैं कविता यादव, मैं जबलपुर से हूँ सर। मेरी एज 29 है सर। बीपी पहले तो नहीं होता था ऐसा कभी, लेकिन अभी 3 साल हो गए हैं, मेरे सीजर से बेटा है, तो बीपी मेरा सडनली 145 देन 65 ऐसा लो होता है, लो और हाई दोनों तरफ। तो सर इसके मतलब ये कोई प्रॉब्लम है या मेजर? क्योंकि जब 1 साल 2 साल पहले मैंने आपने सुना होगा नीमा हार्ट केयर, मैंने वहां पे अपना चेकअप करवाया था, तो कोई हार्ट का कोई वाल्व बता रहे थे वो कि जो बढ़ा हुआ है। हार्ट का वाल्व? हाँ। ओके। तो जिसकी वजह से मुझे कई बार बहुत ज्यादा पेन होता था, एकदम घबराहट होना और सारी चीजें। उनकी रिपोर्ट अभी भी मेरे पास रखी हुई है, लेकिन फिर मैंने बीच में ऐसा कोई अभी ट्रीटमेंट नहीं लिया है। बस मुझे इतनी जानकारी है मेरे विषय में, और मेरे बीपी का ऐसा सर कि बहुत ज्यादा कोई मतलब फैमिली में कोई इश्यू है, या फिर सडनली बहुत ज्यादा खुद से ही अगर कुछ सोचने विचारने लगो तो मेरा बीपी हाई और लो दोनों तरफ आता है। आप मुझे ये बताइए कि आपका ये जो आप बता रहे हैं, जो आपका डायग्नोस किया था उन्होंने, तो ये उन्होंने जो वाल्व का जो प्रॉब्लम बताया था, ये कुछ आपकी हार्ट की सोनोग्राफी करके बताया था उन्होंने? हाँ सर, सोनोग्राफी करके बताई थी उन्होंने। और उस समय क्या आपके प्रेगनेंसी के आसपास की बात है कि बाद की बात है कि पहले की बात है? सर प्रेगनेंसी के 1 साल बाद मैंने करवाया था। देखिए मैडम, अगर आपको वाल्व से रिलेटेड संबंधित उन्होंने कुछ भी बताया है, तो आप इसको कितना समय हो गया? 2 साल हो गए आपको? यस सर, 2 साल हो गए मुझे। जी, तो अब आपको सबसे पहले तो जाके वो वाल्व से तो आपको सिम्टम क्या होता है? आप बोलते हैं आपको घबराहट होती है, कभी कभी घबराहट होती है। जैसे कई बार भी परसों के दिन मुझे हो रहा था कि हम सो रहे हैं और नींद, दिमाग जाग रहा है मेरा, हर चीज मुझे सुनाई दे रही है, नींद बिल्कुल नहीं आ रही, धड़कन महसूस हो रही थी? धड़कन एकदम ऐसे लग रहा है कि पूरा बेड हिल रहा है वो चीज। देखिए मैडम, आप मेरी बात मानिए, आप पहले जाके कल के कल अपनी किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके एक बार इकोकार्डियोग्राफी करवाइए, क्योंकि वो वाल्व जो आप बोल रहे हैं बढ़ना, वो वाल्व का कुछ प्रॉब्लम लग रहा है ऐसा जैसा आप बता रहे हैं, और आपको सिम्टम भी हो रहे हैं, तो मेरी आपको यही राय रहेगी कि आप इकोकार्डियोग्राफी कराइए, वाल्व की सोनोग्राफी कराइए। आपके डॉक्टर फिर आपको वहां पर आपको सही सलाह देंगे, क्योंकि अगर कुछ वाल्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है और 2 साल में अगर हमने उसकी जांच नहीं कराई है, तो वो बढ़ भी सकती है, ठीक भी हो सकती है, तो वो हमें पता करना जरूरी है। क्योंकि जब तक हमें सही बीमारी नहीं पता होगी, तब तक हम इसके बारे में, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर जो भी आप फ्लक्चुएशन बोल रही हैं, वो वाल्व के संबंधित भी हो सकता है। तो क्या वाल्व की प्रॉब्लम थी, कोई वाल्व नैरो हुआ है, कोई वाल्व में लीकेज हुई है, वो इको करने पे ही पता चलेगा। तो आप बात मानिए मेरी, आप जाके सबसे पहले वो काम कराइए, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जी भाविक जी। निधि बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। जी सीता मैम, अभी आप अपने क्वेश्चन को शीघ्रता से रखें मैम। सीता चतुर्वेदी जी। नेक्स्ट पूछ लीजिए शायद यदि नेक्स्ट। तब तक मैं आमंत्रित करती हूँ आरबी सगोरिया जी को। सर आप अपने माइक को ओपन करें एंड अपने क्वेश्चन को रखें। कर लिया था अपना मोबाइल, अब थोड़ा सा उनको टाइम लगता है, उनको मौका दीजिए। हाँ जी सर। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं आरबी सगोरिया बोल रहा हूँ। मेरे को दिसंबर 74 में मेरे को 2 स्टेंट डले थे और अभी सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है तब से। और थोड़ी शुगर रहती है मुझको। मैं वैक्सीन लगवाना चाहता हूँ, तो लगवा सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल लगवा सकते हैं, और लगवाना ही चाहिए। और अभी तक आपने क्यों नहीं लगाया, मेरे को वो भी नहीं समझ में आ रहा। नहीं, वो अभी इसी इंतजार में था कि मैं लगवाऊं या ना लगवाऊं। एक क्षण का भी इंतजार ना करें, पहली घड़ी में लगवा लें। जी सर। जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन उपेंद्र वर्मा। सीता मैम का माइक म्यूट ओपन हुआ है। सीता मैम बिल्कुल आपका स्वागत है मैम। हाँ, आवाज आ रही है मेरी मैम? जी मैम। हेलो, प्रॉपर आ रही है, आप बोले मैम।
जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। मैं ये बोल रही हूँ कि मेरी बेटी है, उसको अभी कोविड में लंग्स में इंफेक्शन मतलब संक्रमण हो गया था डॉक्टर साहब। जी जी तो जी। अब तो पूरी तरह ठीक है वो, लेकिन उसकी सांस काफी पहले से फूलती है, यानी तो नॉर्मली उसको ले रहे हैं, तो क्या कोई दिक्कत है क्या, चेक कराना पड़ेगा? नहीं नहीं, आप बोल रहे हैं कि उनको अभी भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है? हेलो? नहीं, अभी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कभी कभी सांस फूलती है जैसे। देखिए ये थोड़ा बहुत कब हुआ था चढ़ने में या कब हुआ था कोविड उनको? ये तो करीब वो जब कोविड अभी इसी चांस कोविड हुआ था, संक्रमण लंग्स में, तो कब हुआ? उसका इलाज हुआ और अब तो ठीक है। अच्छा ठीक है। देखिए कोविड के बाद ये देखिए कोविड के बाद ये बहुत आमतौर पे देखा गया है कि वो लंग में कुछ प्रकार की हानि कर सकता है। अगर जिनको कोविड में ज्यादा इन्फेक्शन हुआ था लंग का, वो थोड़ा सा फाइब्रोसिस रहता है लंग में, जो लॉन्ग टर्म पे थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम कर सकता है। मेरी आपको यही राय रहेगी कि आप एक बार किसी रेस्पिरेटरी फिजिशियन से या आपके नॉर्मल जो फैमिली फिजिशियन है उनको एक बार जरूर दिखाएं, चाहे एक्सरे या HRCT स्कैन करके वो देख सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर अभी उम्र कम है। तो मेरा ये मानना रहेगा कि ज्यादा जांच करना सही नहीं है, कुछ समय दे, लंग को अपने आप हील होने दे। हाँ, पर आप जरूर किसी एक विशेषज्ञ को दिखा दें एक बार। देखिए मैं कोविड का मतलब थोड़ी बहुत तो हमने सबने मैनेज किया है, बट मैं अपने आप को कोविड का विशेषज्ञ नहीं मानता। जो भी है मेरी समझ है, वो जो भी मैंने आर्टिकल पेपर पढ़े हैं, जो भी मैंने पेशेंट देखे हैं, उसके आधार पे है। मेरी समझ ये कहती है कि मैंने भी कई सारे लोगों को देखा है कि कोविड के बाद कई लोगों को सांस लेने की तकलीफ कुछ समय तक बनी थी, क्योंकि वो कोविड लंग को कुछ थोड़ा हार्म करके गया है। बट उसमें आगे क्या इस एज के, क्योंकि आपकी बेटी है, यंग है, क्या उनको CT स्कैन कराना सही रहेगा, या उनको सिर्फ थोड़े दिन ऐसे ही दवाइयों पे रख के उनको ऑब्जर्व करना, या कुछ भी नहीं देना, ऑब्जर्व करना, ये कोई विशेषज्ञ ही आपको सही राय दे पाएगा। तो मुझे सबसे पहली बात है, मैं आपको बस ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि घबराने की कोई बात नहीं है, ये काफी कॉमन है, अधिकांश लोगों को ये तकलीफ हुई है। बट आगे का क्या रास्ता है ये आपको कोई विशेषज्ञ ही ज्यादा जरूर बेहतर समझा पाएगा मैडम। जी सर। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उपेंद्र वर्मा जी रखेंगे। उपेंद्र सर आप अपने माइक को ओपन कर लीजिए। जी जी सर। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। काफी मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि ये अक्सर छाती के बीच में पेन होता है। जी सर। और तब ये कंफ्यूजन होता है ऑलवेज कि ये गैसेस की वजह से हो रहा है या कि कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, because we can't be running to the doctor or the clinic every time we have this problem. I completely understand your problem, sir. Is there any reliable method to distinguish between the two? Yes sir. So first of all, can you just elaborate a little bit, like what kind of pain do you have and how does it start? Does it start at rest or when you exert? नहीं ऐसा तो नहीं है सब, वो ऐसे ही शुरू हो जाता है। अक्सर देखा है जब गैसेस ब्लोटिंग होती है तभी ये होता है। जी। नहीं तो आप उस पेन को लोकलाइज कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में है? मेरे से वो बिटवीन द नेवल एंड थोड़ा सा और ऊपर वो जगह। और कैसा एक दो उंगली से बता सकते हैं कि वो पूरी तरफ हर जगह फैलता है, ऐसा लगता है आपको? नहीं हर जगह तो नहीं फैलता। हाँ तो देखिए सर, मैंने जैसे आपको बताया कि अंजाइना जो है वो बेसिकली कुछ काम करने पे बढ़ेगा। रेस्ट में बहुत जिनका क्रिटिकल स्टेनोसिस और आपको काफी समय से हो रहा है तो वो होने की आशंका कम है। तो अगर ज्यादा एक्सर्शन करने पे पेन हो रहा है या और एक्सर्ट करने के बाद अगर आप बैठ जा रहे हैं और अगर वो पेन रिलीव हो जा रहा है तो वो अंजाइना की तरफ जाता है। आपका पेन जैसा आप बता रहे हैं कि थोड़ा बर्निंग सेंसेशन और नाभि और उसके ऊपर होता है, आपको थोड़ा सा एपिगैस्ट्रियम के थोड़ा नीचे होता है, थोड़ा एटिपिकल लोकेशन है। आपकी एज क्या है सर? मैं 75 के आसपास हूँ। जी सर। तो आप कहाँ रहते हैं सर? में रहता हूँ। तो आपका ECG एकोकार्डियोग्राम कभी हुआ है? हाँ ECG भी हुआ है और स्ट्रेस टेस्ट भी हुआ है, तो सब तो। अच्छा तो उसमें कुछ कब हुआ था सर आखिरी बार? स्ट्रेस करीब 2 साल या 3 साल पहले हुआ था, कोविड के पहले ही हुआ था डॉक्टर। नॉर्मल था सर? हाँ उस समय तो ठीक था, मतलब अपने एज के हिसाब से ठीक था।
जी सर, तो मोर और लेस अगर स्ट्रेस टेस्ट नॉर्मल था, ईसीजी था, तो 70% चांस है कि देयर इज नथिंग, और आपका प्रॉब्ली ये जो पेन है ये कुछ गैस्ट्रिक इशू की वजह से है। सो आई थिंक अगर आप एडिक्वेट किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या किसी फिजिशियन से मिलकर अगर आप कुछ एक पैंटोप्राजोल या जैसे जो भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो एसिडिटी की दवाइयां आती हैं, आज तो लिक्विड्स भी आते हैं, और आपके डाइट को अगर आप थोड़ा चेंज करेंगे तो शायद आप इससे राहत पा सकेंगे। सुनने में नहीं लगता, और दूसरे आप जैसे बता रहे हैं कि आपका स्ट्रेस टेस्ट भी हो चुका है और ईसीजी भी हो चुका है और उसमें भी कुछ नहीं आया 3 साल पहले, तो एक बार आप रिपीट करा सकते हैं ईसीजी अपना देखने के लिए, और एको रिपीट करा सकते हैं। आपको अगर अल्टीमेटली आप ये जानना चाहते हैं कि आपको एंजियोग्राफी नहीं करानी और आप ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब मुझे जानना है कि कुछ है कि नहीं हार्ट का, तो आजकल एक सीटी स्कैन होता है हार्ट का, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, बट उसकी कीमत 8-10 हजार रुपए की है, तो कीमत एक फैक्टर होता है। इसलिए आपकी सुनने में आपका वैसा लगता नहीं है, लेकिन जरूर मैं आपको बोलूंगा 2-3 साल हो चुके हैं, एक बार फिर आपके नजदीकी डॉक्टर से मिलें, एक बार उनको आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, आपका ईसीजी और आपका इकोकार्डियोग्राम जरूर करवा लें, ताकि हम इस बात से पूरी तरह निश्चिंत हो जाएं कि हार्ट की कोई बीमारी, लेकिन सुनने में आपका हार्ट का वो सिम्टम हार्ट का सीटी स्कैन मेरा हो चुका है, हुआ था वही करीब 3 साल पहले, और उसमें थोड़ी सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, हाँ जी बोलिए, उसमें थोड़ी सी अकॉर्डिंग टू माय फिजिशियन थोड़ी सी नैरोइंग थी आर्टरी की, तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि स्टेंट वुड बी दैट ऑप्शन। पर मैंने एक एक्सपर्ट को दिखाया, 2 एक्सपर्ट दिखाया, एक यहाँ और एक दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कि नहीं है, आपको बिल्कुल भूल जाइए इस चीज को। तो बस आप भूल जाइए सर, लग भी नहीं रहा है आपका, आप भूल ही जाइए उसे। नहीं मतलब वो उसमें निकला था स्कैन में थोड़ा सा। जी सर, देखिए आप 75 हैं, थोड़ा बहुत ब्लॉकेज 10-20-30% हो सकता है, ठीक है ना, तो वो एग्जैक्ट रिपोर्ट क्या थी वो नहीं पता, लेकिन आपने 2 स्पेशलिस्ट को दिखाया, और अगर उन्होंने, देखिए कोई डॉक्टर अगर देखेगा, आप किसी को दिखा रहे हैं और अगर उनको लगेगा कि आपको एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की आवश्यकता है, वो एक क्षण का भी वेट नहीं करेंगे आपको बोलने के लिए पहले कि आप करा लें, क्योंकि 2 लोगों ने आपको, 1 नहीं 2 ने बोला है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है, जो मेरी समझ है ये कहती है कि शायद उस रिपोर्ट में बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्टेनोसिस नहीं था, और एक बार ईसीजी एको करा लें सर, आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल आप मेंटेन कर रहे हैं। थैंक यू। एसिडिटी का आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वो आप जरूर करवाने किसी से दिखवा। थैंक निधि हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम हो रहा है, तो 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं ऑडियंस से, आप बोलिए। जी सर, डॉक्टर सुशीला श्रीवास्तव जी का क्वेश्चन आएगा सर, और अभी 2 ले सकते हैं क्योंकि आलोक सर ने भी काफी पहले से इन्वेस्ट किया है। सुशीला मैम, आप अपने प्रश्न को रखें। कैन यू हियर मी? जी यस यस डॉक्टर साहब, वही वाली बात है, अभी मैंने सुना आपने कहा कि कोविड वाला थोड़ा, तो मुझे कोविड हुआ था अक्टूबर में लास्ट ईयर, और अभी मेरे नीज, मेरा बैक पेन बहुत ज्यादा, और पैर कभी कभी ऐसा लगता है चलते चलते जैसे लचक खा रहा है, जैसे मैं गिर जाऊंगी, वो सपोर्ट नहीं ले कर पा रहा है, और लेग्स में भी दर्द है, नीज में भी है, बैक में भी है, और काफी मतलब मोटी भी हो गई हूँ मैं, तो ये सब तो ये काफी कॉमन चीजें हैं जो मैडम कोविड के बाद होता है। बेसिकली कई बार महिलाओं को पोस्ट वायरल आर्थराइटिस होता है, रिएक्टिव आर्थराइटिस बोलते हैं उसको, जिसके वजह से शरीर के काफी जोड़ों में इस प्रकार की सूजन होने से, जिसकी वजह से हम इसका आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन हो सकता है जोड़ों का। ये पोस्ट वायरल काफी कॉमन होता है, हो सकता है वही आपको हुआ हो जिसकी वजह से आपको ये दर्द हो रहा हो। आपको इसके लिए आई थिंक हॉट और कोल्ड वाटर फॉर्मेंटेशन और बेसिकली कुछ पेन किलर्स, बट पेन किलर्स भी बिल्कुल सेफ पेन किलर्स, नॉट नेफ्रोटॉक्सिक, जो आपकी किडनी को डैमेज ना करें, मतलब आप अपने मर्जी से डाइक्लोफेनाक ये सब दवाइयां ना खाएं। आपको अगर कोई सेफ पेन किलर खानी है तो आप पैरासिटामोल की गोली ले सकती हैं, और साथ में अगर आपका पेन बहुत ही ज्यादा डेबिलिटिंग है, आपको लगता है कि पेन असहनीय है, तो आप अपने ऑर्थोपेडिशियन को दिखा के, और क्या, क्योंकि और भी काफी हायर पेन किलर्स हैं जो दे सकते हैं, एक बार आपका क्रिएटिनिन टेस्ट करके वो जरूर आपको बता सकते हैं। बट मैडम ये काफी कॉमन चीज है, तो मतलब कोई अनयूजुअल बात नहीं है, ये काफी कॉमन होता है लोगों को। में नहीं है। हाँ, तो ये बाकी के शरीर के बड़े जोड़ों में बहुत ज्यादा है और बैक में है। जी मैम, तो ये क्या बड़े जॉइंट्स को ज्यादा इफेक्ट करता है, हाथ और ये छोटे जॉइंट्स को उतना नहीं करता है, तो बेसिकली और ये कुछ समय में धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर पेन 10 में से आप बोलेंगे कि 7-8 नंबर दे रही है पेन को, तो जरूर डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि कुछ इमेजिंग करके वो देखना चाहेंगे कि डैमेज ज्यादा तो नहीं हुआ है उस जॉइंट को। चाहे वो एक्सरे करें, चाहे वो सीटी करें, वो उनकी स्पेशलिटी है मैडम। बट मोर और लेस मुझे लगता है कि समय के साथ ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच। जी मैडम, वेलकम मैडम। जी, डॉक्टर आलोक गोयल जी, आप अपने प्रश्न को रख सकते हैं।
हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग सर। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार। आपने इतना अपना बहुमूल्य समय निकाला और ऑर्गेनाइजर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही वैल्यूएबल प्रेजेंटेशन था। इतने टाइम के बाद पहली बार बहुत सारी चीजें इन डेप्थ मालूम हुई। अब मैं समस्या पे आता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे ना कुछ समय से एक तो मेरा वजन बढ़ रहा है, दूसरा मुझे मेरी सांस फूलती है जब मैं ज्यादा चलता हूँ, या जैसे स्टेयरकेस जैसे जीने चढ़ते हैं तो ऑफिस में मैं अवॉइड करता हूँ जीना चढ़ना, क्योंकि मेरी सांस फूलती है, इसलिए मैं लिफ्ट से जाता हूँ, जो कि गलत है। और आपकी बात आज जो ध्यान से सुनी तो पता लगा कि ये कुछ और भी हो सकता है। बिल्कुल सर। और मेरे करीब 2 साल पहले मेरा वो HDL LDL वाला टेस्ट हुआ था, तो उसमें जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो ज्यादा आया था। मेरे को ऐसा तो ध्यान नहीं है, मैं दोबारा करवा लूंगा अगर जरूरत होगी तो। ये कब से हो रही है आपको तकलीफ सर? ये पिछले 2 महीने से हो रही है। और बढ़ती जा रही है क्या? पहले थोड़ा मतलब एक माला चढ़ने पे और अब थोड़ा भी चढ़ने पे? नहीं, जब भी मैं मतलब एक्सर्ट करता हूँ तभी मेरा सांस फूलने लगता है। और ठीक कैसे होता है सर? जब मैं बैठ जाता हूँ। सर आप मतलब कल कौन सा डे है? कल तो संडे है। गाजियाबाद दिल्ली के पास। तो सबसे पहले तो आप मंडे तक एकदम आराम करें घर पे, ज्यादा हेवी काम ना करें। और मंडे को सुबह सबसे पहले जाके सर आप पूरा कार्डियक एवैल्यूएशन कराएं। मैं हराना नहीं चाहता, बट मोर और लेस आपकी प्रॉब्लम कार्डियक लगती है। शायद आपको मेडिकेशन की और फर्दर चेकअप की और कुछ इंटरवेंशन की जरूरत लग सकती है, बिकॉज आप जो ऐसे डिस्क्राइब कर रहे हैं इट साउंड लाइक अ टिपिकल कार्डियक सिम्टम। सो घबराएं ना, इसका इलाज हो सकता है। बट जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं कोई भी हैवी एक्टिविटी ना करें, कोई भी भारी काम ना करें, रेस्ट करें और इसके आप तह तक पहुंचे। 90% मुझे ये लगता है कि कुछ ना कुछ कार्डियक है सर। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद जी सर। जी, बिल्कुल सर। नमस्कार।